आखिर ये कच्चा थीवू द्वीप का मामला क्या है? क्योंकि अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कांग्रेस पर, और कांग्रेस के उस समय की जो लीडर नेता थी और हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में कहा गया है कि उन्होंने कच्चा थीवू द्वीप को श्रीलंका को दे दिया था 1974 में। इसे आप लोग कच्छ तीबू द्वीप के नाम से जानते हैं, और इसका जो विवाद है पूरा, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। कांग्रेस की तरफ से क्या कहा जा रहा है, डीएमके का नाम भी इसमें आ रहा है, उस पर भी बात करेंगे। और आखिर ये कच्चा थीपू द्वीप इतना जरूरी क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है, और इसका इतिहास क्या रहा है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आप लोग देख भी रहे होंगे, ये आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा, यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा कच्चा थीवू। देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत एशिया में आपको देखने को मिलेगा। यहीं आप लोगों को श्रीलंका देखने को मिलेगा, पाक जलमरू मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच आप लोगों को देखने को मिलती है। और इसमें भी अगर आप लोग देखें तो ये रामेश्वरम आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ आप देखिए धनुषकौड़ी दिखाई दे रहा होगा, और यहीं आप लोगों को कच्चा थीवू द्वीप देखने को मिलेगा। देखिए ये है कच्चा थीवू द्वीप, इसी की बात कर रहा हूं मैं। ये है कैथोलिक चर्च, आप लोगों को यहीं देखने को मिल जाएगा। तो लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के पास पड़ने वाले कच्छ तीबू द्वीप को लेकर राजनीति तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने भारत की एकता को कमजोर किया है। यहाँ देखिए लोकसभा चुनाव है तो अब काफी विवाद होता रहेगा, आरोप प्रत्यारोप भी चलता रहेगा। तो लोकसभा चुनाव की बात करें तो 543 सीटें हैं लोकसभा में, और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो लोकसभा सदस्य का आप लोग चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि लोकसभा उम्मीदवारी के लिए कम से कम आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा है, ट्विटर पर लिखा है कि आंख खोल देने वाली और हैरान करने वाली बात सामने आई है। नए तथ्य बताते हैं कि कैसे कांग्रेस ने कच्छ तीबू द्वीप श्रीलंका को दे दिया, और इससे सभी भारतीयों में गुस्सा है और लोगों के दिमाग में फिर से ये बात साफ हो गई है कि वह कांग्रेस पर यकीन नहीं कर सकते हैं। भारत की एकता को कमजोर करना, भारत के हितों को नुकसान पहुंचाना कांग्रेस के 75 साल के कामकाज का तरीका रहा है। नरेंद्र मोदी ने अब देखिए मेरठ में हुई चुनावी रैली में कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग देश की एकता को तोड़ते रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक और देश विरोधी कारनामा सामने आया है। तमिलनाडु में समुद्री तट से कुछ किलोमीटर दूरी पर तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच समुद्र में एक टापू कच्छ तीबू है। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और ये देश की आजादी के समय भारत के साथ था, लेकिन 4-5 दशक पहले इन लोगों ने कह दिया कि ये द्वीप फालतू है, जरूरी ही नहीं है, और इस तरह इंडिया अलायंस के गठबंधन के लोगों ने मां भारती का एक अंग काट दिया। और देखिए तमिलनाडु अगर आप देखना चाहें तो ये तमिलनाडु आपको देखने को मिलेगा। चेन्नई इसकी राजधानी, इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल से लगती है, और श्रीलंका के नजदीक देखने को मिलेगा ना। ये सब कुछ शुरू हुआ रविवार को टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के साथ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट आरटीआई के हवाले से रिपोर्ट से छापी, जिसमें दावा किया गया कि 1974 में भारत सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण ये द्वीप श्रीलंका के पास चला गया। ये आरटीआई तमिलनाडु के बीजेपी चीफ के अन्नामलाई ने दायर की थी, और जिसके बाद आप देखते हैं जिसके जवाब में ये जानकारी सामने आई है। सोमवार को ये मामला तूल पकड़ता गया और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कच्छ तीबू द्वीप पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि डीएमके और कांग्रेस ने ऐसे बर्ताव किया कि सब कुछ अब केंद्र सरकार के हाथ में है और उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। और जैसे आप देखिए सब कुछ अब हो रहा है,
इसका कोई इतिहास नहीं है। इस पर बात इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों को जानना चाहिए कि विवाद शुरू कैसे हुआ, और इस द्वीप को लेकर संसद में कई बार सवाल भी पूछे गए। और आप देखते हैं कि ये कहते हैं कि मैंने खुद 21 बार तमिलनाडु सरकार के जवाब दिया। जून 1974 में विदेश सचिव और तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि के बीच बात हुई और कच्छ द्वीपों पर भारत और श्रीलंका के अपने अपने दावे हैं। श्रीलंका अपना हिस्सा बताता है, भारत अपना हिस्सा बताता है। तमिलनाडु कहता है कि ये राजा रामनाथ की रियासत थी। भारत का कहना है कि ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं है जिससे ये दावा हो सके कि कच्छ द्वीप श्रीलंका का हिस्सा रहा है। 1960 के दौर से ये मुद्दा शुरू हुआ। 1974 में भारत और श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ और मैरीटाइम सीमा दोनों देशों के बीच तय की गई। कैसे आरटीआई से शुरू हुई चर्चा, ये जान लीजिए। तमिलनाडु के बीजेपी चीफ के अन्नामलाई कच्छ द्वीप से जुड़ी जानकारी को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सामने लाए हैं। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी में कहा गया कि ढुलमुल रवैये के चलते इस द्वीप को लेकर भारत श्रीलंका के सामने हार गया। इस खबर को आप देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने रविवार को प्रमुखता से छापा और अखबार के मुताबिक दस्तावेजों से पता चलता है कि भारतीय तट से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर 1.9 वर्ग किलोमीटर भूमि पर भारत ने बाद में अपना दावा छोड़ दिया। दशकों तक भारत इस टापू पर अपना दावा करता रहा, लेकिन फिर इसे जाने दिया। श्रीलंका, जो पहले सीलोन कहलाता था, और उसने साल 1948 में आज़ादी के ठीक बाद इस द्वीप पर अपना दावा किया था। तब उसने कहा था कि भारतीय नौसेना, तब रॉयल इंडियन नेवी, उसकी अनुमति के बिना कच्छ द्वीपों पर अभ्यास नहीं कर सकती। और रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 1955 में सीलोन की एयरफोर्स ने इस द्वीप पर अभ्यास भी किया था। अखबार कहता है कि 10 मई 1961 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मुद्दे को अप्रासंगिक कहकर खारिज कर दिया और नेहरू ने लिखा था कि उन्हें इस द्वीप पर अपना दावा छोड़ने में कोई झिझक नहीं होगी। और अखबार के मुताबिक पीएम नेहरू ने लिखा कि वे इस छोटे से द्वीप को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते हैं और इस पर अपना दावा छोड़ने में भी उन्हें कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने तब कहा था कि वे अनिश्चित काल तक इस मुद्दे को लंबित रखने और संसद में दोबारा उठाने जाने के पक्ष में नहीं है। और अखबार के मुताबिक आप देखेंगे, नेहरू की ये बातें उस नोट का हिस्सा हैं जिसमें तत्कालीन राष्ट्रमंडल सचिव वाई डी गुंडेविया ने तैयार किया था। इस नोट को विदेश मंत्रालय ने 1968 में संसद की अनौपचारिक सलाहकार समिति के साथ साझा किया था। और अखबार के मुताबिक यह नोट भारत के उस रूप को दिखाता है कि वह कच्छ द्वीपों के लिए कितना दृढ़ था। हालांकि आप देखिए, औपचारिक रूप से भारत ने इस द्वीप पर साल 1974 में अपना दावा छोड़ दिया था। कब? 1974 में। और अखबार के मुताबिक विदेश मंत्रालय का कहना था कि इस सवाल से जुड़े कानूनी पहलू बहुत जटिल हैं और इस पर विचार किया गया है। और आप देखते हैं कि मंत्रालय का कहना था कि द्वीप की संप्रभुता के दावे को लेकर साफ तौर पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अखबार के मुताबिक 1960 में तत्कालीन अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ की राय थी कि कच्छ द्वीपों पर भारत का मजबूत दावा है और उनका कहना था कि यह मामला मुश्किल है, लेकिन सबूतों के मूल्यांकन से ऐसा प्रतीत होता है कि द्वीप की संप्रभुता भारत के साथ है। और इसके लिए उन्होंने जमींदारी से जुड़े अधिकारों का उदाहरण भी दिया। उनका कहना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने रामनाथपुरम के राजा को टापू और उसके आसपास मछली पालन और अन्य संसाधनों के लिए जमींदारी अधिकार दिए थे। ये अधिकार 1875 से लेकर 1948 तक चलते रहे, लेकिन जब जमींदारी अधिकार खत्म हुए तो वे मद्रास राज्य में निहित हो गए। अब देखिए खरगे साहब का क्या जवाब, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो मोदी सरकार ने ऐसा ही बांग्लादेश के साथ किया। कच्छ द्वीपों पर कांग्रेस को घेरे जाने के बाद उनका भी जवाब आया है। यानी कि आप समझ रहे हैं, मैं इसलिए तो कहता हूं कि सब बराबर हैं। अब आप देखिए, बीजेपी ने उन पर आरोप लगाया, उनके बारे में कहा कि उन्होंने, इंदिरा गांधी ने श्रीलंका से समझौता करके कच्छ द्वीप को श्रीलंका को दे दिया था। अब खरगे जी की तरफ से कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने भी बांग्लादेश के साथ समझौता करके इसी तरह की जमीन बांग्लादेश को दे दी है। अब आप देखेंगे ये बांग्लादेश देखने को मिलेगा। ये पश्चिम बंगाल हो, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी ऐसे। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे और पीएम मोदी के आरोपों की टाइमिंग पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि क्या पीएम मोदी ने चीन को क्लीन चिट दे दी, जिसकी वजह से भारत के 20 जवानों ने गलवान में बलिदान दिया। खड़गे ने इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि साल 1974 में एक दोस्ताना समझौते के तहत ये द्वीप दिया गया था। ठीक उसी
जिस तरह मोदी सरकार ने बांग्लादेश के साथ बॉर्डर एनक्लेव को लेकर एक समझौता किया। और एक्सपर्ट खड़गे ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप अपने कुशासन के 10वें साल में देश की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर अचानक जाग गए। शायद चुनाव ही इसका ट्रिगर है। आपकी हताशा स्पष्ट है। खड़गे ने एक्स पर साल 2015 में पीएम मोदी के बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समझौता सिर्फ जमीन की रियल रीअलाइनमेंट के बारे में नहीं, यह दिलों के मिलन के बारे में है। अब आप देखेंगे, खड़गे ने कहा कि आपकी सरकार में दोस्ताना भाव में 111 इनक्लेव बांग्लादेश को दे दिए गए और 55 इनक्लेव भारत के पास आए हैं। और 1 अगस्त 2015 को भारत और बांग्लादेश के बीच 162 इनक्लेव सीमा पर पड़ने वाले छोटे इलाके की अदला बदली हुई थी। और इस समझौते के तहत 51 इनक्लेव जो बांग्लादेश के पास थे उनमें उसने भारत को दे दिए, और 111 इनक्लेव जो भारत के पास थे वो भारत ने बांग्लादेश को दे दिए। दोनों देशों के बीच 119 वर्ग किलोमीटर के इनक्लेव हैं। अब डीएमके क्या कह रहा है इसमें? तो कांग्रेस की सहयोगी दल और तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके की ही सरकार साल 1974-75 में भी थी। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएमके पर निशाना साधते हुए कहा कि तमिलनाडु के लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए डीएमके ने कुछ नहीं किया। कच्छ तीबू को लेकर जो नई जानकारी सामने आई उसमें डीएमके के दोहरे रवैये को उजागर कर दिया है। और इस आरोप पर डीएमके ने कहा कि उसने 1974 में इस समझौते का विरोध किया था। और इसके साथ ही डीएमके ने पलटवार करते हुए पीएम मोदी से चीन की भारतीय जमीन पर कब्जे को लेकर जवाब मांगा है। और डीएमके के सचिव आरएस भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री के पास दिखाने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है और वह प्रधानमंत्री केवल झूठ फैला रहे हैं। आखिर अब एक कच्छ तीबू का इतिहास क्या है ये भी जान लीजिए। कच्छ तीबू एक 235 एकड़ का टापू है जो भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्टेट में पड़ता है। और इस स्टेट का नाम रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया था, जो 1755 से 1763 तक मद्रास प्रांत के गवर्नर थे। यहाँ आप लोगों को ये और बात बता दूं कि क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है कि पाक जलडमरू, पाक स्टेट किन दो देशों के बीच देखने को मिलता है। तो कई लोग लगा देते हैं कि भारत और पाकिस्तान, क्योंकि उन्हें लगता है कि पाक शब्द आ रहा है ना तो भारत और पाकिस्तान के बीच होगा। नहीं, ये श्रीलंका के बीच देखने को मिलेगा, भारत और श्रीलंका के बीच। इसका नाम पाक क्यों पड़ा? क्योंकि इस स्टेट का नाम रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया था, जो 1755 से 1763 तक मद्रास प्रांत के गवर्नर थे। पाक स्टेट को समुद्र नहीं कहा जा सकता। मूंगे की चट्टानों और रेतीली चट्टानों की पिछुड़ता के कारण बड़े जहाज इस क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं। द गजेटियर के मुताबिक 20वीं सदी की शुरुआत में रामनाथपुरम रामनाड के राजा ने यहाँ एक मंदिर का निर्माण कराया था और थंगाची मठ के एक पुजारी इस मंदिर में पूजा करते थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने इस द्वीप पर कब्जा कर लिया था। हर साल फरवरी मार्च के महीने में यहाँ एक हफ्ते तक प्रार्थना होती है। और 1983 में श्रीलंका के गृह युद्ध के दौरान ये प्रार्थना बाधित हो गई थी। सेंट एंटनी चर्च भी इसी निर्जन द्वीप पर स्थित है। कच्छ तीबू बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से भी जोड़ता है। और मालगुजारी के रूप में रामनाथपुरम के राजा का जो दस्तावेज मिलता है उसके हिसाब किताब से में कच्छ तीबू द्वीप भी शामिल था। और रामनाथपुरम के राजा ने द्वीप के चारों ओर मछली पकड़ने का अधिकार, द्वीप पर चराने का अधिकार, अन्य उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करने का अधिकार पट्टे पर दिया था। दोनों देशों के बीच लंबे समय तक इस द्वीप को लेकर विवाद रहा। साल 1974 में भारत ने इसे श्रीलंका को दे दिया था। साल 1974 से 1976 की अवधि के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने श्रीलंका की तत्कालीन राष्ट्रपति श्री माओ भंडार नायके के साथ 4 समुद्रिक सीमा समझौते पर दस्तखत किए थे। और इन्हीं समझौतों के फलस्वरूप कच्छ तीबू श्रीलंका के अधीन चला गया। लेकिन तमिलनाडु की सरकार ने इस समझौते को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और ये मांग की थी कि कच्छ तीबू को श्रीलंका से वापस लिया जाए। ये दलील दी जाती रही कि ये टापू रामनाथपुरम के राजा की जमींदारी के तहत आता था और रामनाथपुरम के राजा को कच्छ तीबू का नियंत्रण 1902 में तत्कालीन भारत सरकार से मिला था। साल 1991 में तमिलनाडु विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था। कच्छ तीबू को वापस भारत में शामिल किए जाने की मांग दोहराई गई थी। और कच्छ तीबू को लेकर तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच का विवाद केवल विधानसभा प्रस्ताव तक ही सीमित नहीं रहा है। साल 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने कच्छ तीबू को लेकर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक घसीटा था और उनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कच्छ तीबू समझौते को निरस्त किए जाने की मांग की थी। और जयललिता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से श्रीलंका और भारत के बीच
हुए उन दो समझौतों को असंवैधानिक ठहराए जाने की मांग की जिसके तहत कच्छ द्वीपों को तोहफे में दे दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है हमारी। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी इसकी। और देखिए सामरिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मछली पकड़ने के लिए आप देखते हैं कि हमारे मछुआरे भी यहाँ जाते हैं, लेकिन हमें पकड़ने की अनुमति ही नहीं है। यहाँ आराम कर सकते हैं, अपना जाल सुखा सकते हैं, लेकिन श्रीलंका ये अनुमति नहीं देता है कि यहाँ हमारे मछुआरे मछली पकड़ें। और अब आप देखिए इस तरह के द्वीप सामरिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और कच्चा थीवू द्वीप पर सिर्फ एक ही इमारत है जो 20वीं सदी की शुरुआत में बनी थी, और एक कैथोलिक चर्च है जिसका नाम सेंट एथनी चर्च है। यहाँ हर साल एक विशेष उत्सव भी मनाया जाता है। भारत और श्रीलंका दोनों देशों के पुजारी मिलकर वहाँ धार्मिक कार्यक्रम भी करते हैं। और देखिए देश की सुरक्षा के लिए अहम है कच्चा थीवू। और 1974 में कच्चा थीवू का बहुत कम रणनीतिक महत्व था, लेकिन पिछले कुछ दशकों में चीन के उदय और श्रीलंका पर इसके बढ़ते प्रभाव के कारण स्थिति बदल गई है। और पिछले दशक में दुनिया की राजनीति का नक्शा बदल गया है। चीन ताकतवर बनता जा रहा है, श्रीलंका पर उसका प्रभाव भी बढ़ रहा है। इस वजह से अब ये द्वीप भारत की सुरक्षा के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया है। तो यही कहानी है आपकी कच्चा थीवू द्वीप की। कच्छ थीवू द्वीप भी कहते हैं इसे, याद रखिएगा।